हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो आप लोगों के लिए मैंने ये जो जीके की सीरीज शुरू की थी ना, इसका फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप लोगों ने अमेजिंग रिस्पांस भी दिया है। इसलिए आप लोगों के लिए आज का ये सेकंड पार्ट लाया गया है, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जीएस के क्वेश्चन, कुछ करंट के क्वेश्चन, ये आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। और डिटेल में डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है डेली थोड़ा भी टाइम आप इस सीरीज को दे देते हैं तो सफिशिएंट है आपके एग्जाम को लेकर के। डेली 20-25 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं, तो उस हिसाब से यदि देखें हम, तो इस सीरीज को मिला करके आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कुकिंग द सेव योर लाइफ, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे अभिजीत बनर्जी। अब अभिजीत बनर्जी का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में कुछ तो याद आना ही चाहिए। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये 3 लोगों को मिला था। एक तो अभिजीत बनर्जी को, दूसरी थी इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, और तीसरे जो व्यक्ति थे ये थे माइकल कैमर। 2019 का नोबेल पुरस्कार था किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इनका नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, अभिजीत बनर्जी, जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार अपने नाम किया था। ठीक है। हालांकि इस बार का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी और ने अवार्ड नाम किया है, वो मैं आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी और उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में, बता दूंगी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते ही हैं। बेसिक इतना जानते हो आप कि ये 1901 से दिया जा रहा है। किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग ये मत समझिएगा कि बुक का सवाल मैंने लिया है कि कुकिंग द सेव योर लाइफ और यहाँ मैं नोबेल पुरस्कार को समझाने लगी। देखिए, कहीं ना कहीं हम कोई सा भी सब्जेक्ट रिलेट करें, इसमें कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट हो ही जाती हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका नॉलेज ही इसमें इंक्रीज होगा। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल, जिनकी स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल है, लिटरेचर है, पीस और अर्थशास्त्र। जिसमें कि ना एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि कुछ पूछा जाता है तो पीस यानी कि शांति के क्षेत्र से, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र से ये पूछा जाता है कि किसे मिला है। तो मैं आप लोगों को 2 ही बता देती हूँ। इस साल का 2021 का, 2022 का तो घोषणा अक्टूबर में होगा। 2021 में शांति के क्षेत्र में जिन्हें मिला था ये थे दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, पत्रकार हैं। दमित्री मुराटोव से रिलेटेड एक न्यूज है, मैं आपको कल करंट में बताऊंगी कि इन्होंने अवार्ड वापस किया था कि ये हेल्प कर सके लोगों की। ये मैं कल कवर करूंगी आपको, है ना। लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो कि तंजानिया से हैं। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ना ये 1969 से दिया जा रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अमिताभ घोष, ये तो राइटर है ना। 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया था 2018 का। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जैसे कि 56वां और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? दामोदर माउजो नीलमणि फुकन को। तो इस प्रश्न से मुझे लगता है सफिशिएंट जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। अगला प्रश्न ये भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, ये किताब किसने जारी की है? देखो, ये जो किताब है ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पर बेस है, लेकिन इसके जो राइटर है, लिखा गया है चिदानंद राजघट्टा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय मूल के हैं। एक साधारण लड़की कैसे अमेरिका की राजनीति में प्रवेश करती है, एक सांसद से लेकर के एक वाइस प्रेसिडेंट बनने तक के सफर के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो बाकी के 2 ऑप्शन बच रहे हैं, जो बाइडेन और बराक ओबामा। देखो, बराक ओबामा अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे। 45वें कौन? ट्रंपवा, डोनाल्ड ट्रंप। जब भारत के दौरे पर आए थे तब इनके सम्मान में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ठीक है। अभी आपके बिहार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 46वें प्रेसिडेंट कौन है? तो 46वें प्रेसिडेंट, सबसे उम्र दराज प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, अमेरिका के जो बाइडेन बन गए हैं। वॉइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। तो यहां से आप ये रिलेट करो, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये कमला हैरिस, कमला और बाइडन, इन्हें चुना गया 2020 का। और टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? एलन मस्क को। जबकि एथलीट ऑफ द ईयर ये जो अमेरिका की जिम्नास्ट है, क्या तो नाम है इनका, दिमाग में भूल रही हूँ मैं।
सिमोन बाइल्स, याद आ गया, सिमोन बाइल्स जो कि यूएसए की जिमनास्ट हैं, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना है टाइम ने, जबकि पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क चुने गए हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉलिटी का प्रश्न मैंने ऐड किया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप जानते हो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, और इस 22 भाग में जो भाग 3 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में ये बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है सर, सबसे पहले मान्यता की मैं बात करूं, सबसे पहले मान्यता किस देश ने दी थी? तो ये यूएसए ने दी थी। और प्रारंभ में यदि देखा जाए, यानी कि शुरुआत में, तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, है ना। अभी कितने हैं? अभी हैं 6। तो कौन सा हट गया है? देखिए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, आप कह सकते हैं, या मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में नहीं आता। संपत्ति का अधिकार हटाया गया और इसे आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न भी 12 से 35 के बीच का ही है कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, देखो मीडिया चर्चे में है भाई, तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल जो है आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19, ये तो पूरी डिटेल में है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कभी जब आर्टिकल कवर कराऊंगी। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की, मतलब भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, और बिना वेपन, यानी कि बिना हथियार के भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब ठीक है, इसमें इतनी स्वतंत्रता 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6, 7 आर्टिकल, यानी सब आर्टिकल जो है 19 के मैंने आप लोगों को कवर करा दिए थे। जैसे निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जो बेसिक बेसिक चीजें थी। यहाँ से मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता देती हूँ। भारत की स्वतंत्रता, मतलब भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता है, ये तो हमें मिलती है आर्टिकल 19 से, लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विदेश घूमने की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ये आती है आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 18 हमारा है उपाधियों के अंत के बारे में। जो भारत का कोई नागरिक है जिसे विदेशों से कोई अवार्ड मिलने जा रहा है या कोई सम्मान, तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है इसके लिए। तो ये उपाधियों के अंत की बात करता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण कुछ भी मिला है, तो ये अपने नाम के आगे ना उस उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ताकि समानता बताई जा सके कि हाँ, समानता, सभी व्यक्ति एक बराबर हैं। तो उस उपाधि का नाम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। एक आर्टिकल मिस कर रही हूं मैं, जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, आर्टिकल नंबर 17। ये अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था, जो कि निर्मला सीतारमन ने पेश किया, इसका जो थीम था, ये था चुस्त दृष्टिकोण। ठीक है, अब इस बजट, जब ये तो चलो इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रही हूँ, बजट में ना कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई। एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया ना, इसमें काफी सारी चीजें महत्वपूर्ण निकल करके आई, जैसे कि 25,000 किलोमीटर ये क्या बनाया जाएगा? हाईवे का निर्माण किया जाना है। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, है ना। इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेनें 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और विकास किया जाएगा। ये इस साल के बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि निकल करके सामने आई हैं। अगला प्रश्न एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इकोवरिन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, तो ये भारत और मालदीव की सेना के बीच में किया जाने वाला एक्सरसाइज है। द्विवार्षीय है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है। मालदीव की माले में इसका आयोजन किया गया। जापान के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो हो जाएगी शिन्यू मैत्री, दूसरी एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा धर्म गार्जियन। फ्रांस के साथ होती है भारत की शक्ति, वरुण और गरुड़। श्रीलंका के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो सिलिनेक्स हो जाएगी और एक हो जाएगी मित्र शक्ति। अगला प्रश्न है डूरंड कप फुटबॉल खिताब पहली बार किसने जीता है?
तो अभी हाल ही में गोवा एफसी ने डूरंड कप अपने नाम कर लिया है। डूरंड कप आप ये याद रखना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है यदि आपसे पूछा जाए तो ये डूरंड कप ही हो जाएगा। कोलकाता में देखो 130वां इसका संस्करण था और ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। बस इतना ही याद रखना है इससे। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो ट्विटर के नए सीईओ बन गए पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के हैं। और ट्विटर ट्विटर के पहले सीईओ कौन थे? जैक डॉर्सी थे। भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है? भारत का ट्विटर ये कू एप्लीकेशन को कहा जाता है। ठीक है। अरविंद कृष्ण ये भी भारतीय मूल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अध्यक्ष हैं। नंदिता सिन्हा ये मिंत्रा की सीईओ भी हाल ही में बनाई गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय नाम आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अच्छा, अमेजोन के सीईओ भारतीय तो नहीं है, लेकिन एंडी जैसी ये जुलाई से पदभार संभालेंगे। इसके अलावा जैसे कि गूगल के जो सीईओ हैं ये कौन हो जाएंगे? सुंदर पिचई हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के कौन हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के ये सत्या नडेला हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी ये हो जाएगी लेक विक्टोरिया। मैंने आप लोगों को जब मैपिंग कवर कराई थी तो मैंने बताया था 5 ग्रेट लेक के बारे में, जिसकी ट्रिक थी होम्स। होम्स यानी कि ह्यूरन, ओरियो, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। क्रम इसका पश्चिम से पूर्व यदि देखें तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटेरियो है। बाकी की 4 लेक तो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, लेकिन एकमात्र जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित हो जाएगी। अच्छा, मैंने विक्टोरिया कह दिया है। फ्रेश वाटर लेक आपकी सुपीरियर हो जाएगी, माफ कीजिएगा, मीठे पानी की लेक आपकी सुपीरियर हो जाएगी। विक्टोरिया तो कहाँ है? अफ्रीका में है, जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। बैकाल ये गहरा हो जाएगा, है ना। और मिशिगन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्वेज कैनाल जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये इंडिया का नक्शा, यहाँ यदि आप आए तो यहाँ बाबे मंडल क्रॉस करते हुए ये रेड सी आप पहुंचे, और ये आपका क्या है? मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो रेड सी और ये मेडिटेरियन सी दोनों एक नहर के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसे स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एवर गिवन जहाज 2 साल पहले फंसा था, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है जो कि बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अंबर का युद्ध। अंबर का ये जो युद्ध है 1749 में लड़ा गया था। इसके बाद लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। प्लासी के बाद नाम आता है वांडीवास का। देखो, वांडीवास से ना एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये 1760 में लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसके बाद अंत में होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। तो आप क्रम खुद ही जमा सकते हो, अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है ये 8वीं सदी में की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे कि कृष्ण प्रथम हुए, फिर अमोघ वर्ष द्वितीय भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आप लोग पढ़ते हो हिस्ट्री में। किस राज्य का जलगांव केला है जिसे जीआई टैग मिला है? तो जलगांव केला ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। देखो, भारत में दुनिया का 25% केले का उत्पादन होता है और बीते वर्ष भारत ने 600 करोड़ से अधिक का निर्यात किया है केले का, लेकिन एक स्पेशल केला है जो महाराष्ट्र के जलगांव का है। 2018 में जीआई टैग मिला, अभी इसका एक्सपोर्ट किया गया है, सॉरी 2016 में जीआई टैग मिला, एक्सपोर्ट इसका किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। जम्मू कश्मीर का एक विलो क्रिकेट बैट है जिसे आप रिलेट कर सकते हो, जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा गुच्छी मशरूम जो कि 36,000 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती है। और इसके अलावा कश्मीरी केसर, केरल का मयूर गुड़ जिसे जीआई टैग मिला, बिहार का जर्दालू आम, मगही पान, कतर्री राइस, ये सभी रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के जो पाल वंशी शासक थे धर्मपाल, इनके द्वारा की गई। तो ये विश्वविद्यालय है कहाँ? बांग्लादेश के नौगांव में। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड थे। जेनेटिक कोड की मतलब खोज जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई।
टेलीस्कोप या दूरबीन आप इसे कह सकते हैं। इसकी खोज जो है हैंस लिपर्से के द्वारा की गई थी। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर वेनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, जबकि ल्यू वेन वॉक इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु का पता सबसे पहले इन्होंने लगाया था। देखो, ब्लड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं, है ना? जैसे कि क्या पूछा, एक तो रक्त समूह के खोज का पूछा जाता है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 7.4। फिर रक्त का थक्का किस विटामिन की कारण बन जाता है? विटामिन के, है ना? अच्छा, रक्त के जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बिन के कारण ब्लड जमता है। सर्वग्राही सबसे ज्यादा दे कौन सकता है? ए बी। नहीं, सर्वग्राही में ए बी यानी कि लेता है जो सबसे ज्यादा। सर्वदाता में हो जाएगा ओ, ठीक है। और रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। तारकुंड समिति और गोस्वामी समिति, देखो गोस्वामी समिति के स्थान पर यदि दिनेश गोस्वामी भी लिखा है ना, तो ये सही है, क्योंकि ये समिति का पूरा नाम दिनेश गोस्वामी समिति ही है। तो तारकुंड समिति और जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इसका जो संबंध है चुनाव सुधार से है। कुछ चुनाव सुधार से रिलेटेड समितियां जो आपकी मेंस में डिटेल में लिखने को पूछ दी जाती है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो तारकुंड समिति है, इसने क्या सिफारिश की थी कि जो वोट देने का अधिकार है यानी कि वयस्क मताधिकार, ये 21 से घटा करके इन्होंने 18 किया था। इसके बाद यदि हम बात करें दिनेश गोस्वामी समिति की, इन्होंने क्या पहल की थी? तो ईवीएम का इस्तेमाल, वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन्होंने क्या मतलब प्रस्ताव लाए थे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जो खर्च है ये सरकार वहन करे। इसके बाद आता है के संथानम समिति। तो उम्मीदवार की न्यूनतम अर्हता संबंधी जानकारी इसमें बताई गई है। के संथानम समिति की सिफारिश पर ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1963-64 में सीवीसी चीफ विजिलेंस कमीशन यानी कि सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, है ना? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का जो रंग है ये पीला होता है। 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वाड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हालांकि 1 दिसंबर को जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2021 को। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और कुलदीप सिंह ये हो जाएंगे इसके, अच्छा कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के। बीएसएफ के कौन हो जाएंगे? पंकज। बीएसएफ के पंकज हो जाएंगे महानिदेशक। ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ओनली वन अर्थ। बेरोजगारी के आंकड़े भारत में कौन प्रकाशित करता है? तो इसे एकत्रित और प्रकाशित दोनों एनएसएसओ करता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? देखो, एक इमेज में यहाँ रख पाती तो ज्यादा अच्छे से समझा पाती, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है जो कि इसकी सदस्य है। यूरोपीय यूनियन, इसमें अब यूके इसका सदस्य नहीं, 2019 में ही ये इससे एग्जिट हो गया था, जिसे आप ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके 28 मेंबर कंट्री हुआ करती थी। ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्री है जो कि हो जाएंगी। नॉर्वे ये करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 85 में है। फिनलैंड ये हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 136 है। नॉर्वे ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 46 है। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट किसके बीच संपन्न हुआ? तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संपन्न हुआ। कब हुआ था? 1916 में। मतलब कि देखो, जो नरम दल और गरम दल, ये दोनों दल विभक्त हो गए थे ना 1907 में। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। तो समझाने के लिए, दोनों को पक्ष को एक साथ लाने के लिए 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। फिर इसके बाद दक्षिण की गंगा कहा जाता है किस नदी को? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इनमें से जो कावेरी है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा, मैं यहां लिख देती हूँ, दक्षिण भारत की गंगा ये कहलाती है कावेरी, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना?
फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं गोदावरी नदी, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नासिक इसी नदी के किनारे है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। और कावेरी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। महानदी ये रायपुर की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसी महानदी पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध आप लोगों ने उड़ीसा में पढ़ा होगा। पुणे में आर्य महिला समाज का गठन ये रमाबाई ने किया था। ठीक है, पुणे में। अंतिम प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो कि सकल, यहाँ सफल लिखा है, ये सकल होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन उत्पादन में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है? तो देखिए, जो तृतीय क्षेत्र है ये आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तीन क्षेत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। प्राथमिक, प्राथमिक में क्या आता है? कृषि, पशुपालन वगैरह आता है। द्वितीयक में आपका विनिर्माण आता है। और तीसरे में आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर। बस इतनी जानकारी यहाँ से काफी थी। फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।